जोहार हजारीबाग। मैं फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। अभी मेरे साथ जयराम महतो जी हैं जो हजारीबाग आए हैं। आपको बता दूं कि 1932 खतियान जब पास हुआ विधानसभा में तो जयराम महतो क्या करेंगे अब, लेकिन अब जब उनके पेज में जाएंगे तो जगह जगह जाके आंदोलन भी कर रहे हैं। और एक व्यक्ति है झारखंड में प्रदीप तिवारी के नाम से, जिनका इंटरव्यू हमने लिया था। उन्होंने कहा था कि किसी भी कीमत पे 1932 लागू नहीं होने देंगे। और जब वो बात कर रहे थे तब हमने कहा था कि जयराम महतो के साथ क्या आप डिबेट करेंगे, तो आज वो जयराम महतो जी से भी पूछेंगे क्या वो प्रदीप तिवारी जी के साथ डिबेट करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि वो एंटी है और ये सपोर्ट कर रहे हैं 1932 खतियान को लेकर। आइए जानते हैं अभी स्थिति क्या है, क्या सच में 1932 खतियान लागू हो जाएगा, क्या है स्थिति अभी। देखिए, फिलहाल झारखंड के लिए एक ऐतिहासिक फैसला रहा। 2 दशकों से जब से झारखंड राज्य बना है, यहाँ के लोग जो मूलवासी हैं, झारखंड वासी हैं, उन्होंने सदैव मांग किया है कि झारखंडी कौन है इसकी पहचान होनी चाहिए। हाँ। और ये हम नहीं कह रहे हैं, भारतीय संविधान कहता है कि भारत राज्यों का संघ होगा। बिल्कुल, राज्यों का संघ हो, यानी सभी राज्यों की अपनी अपनी कोई सीमा होगी, अपनी स्थानीय नीति होगी। उसी के आधार पर चाहे नियोजन हो अथवा अन्य जो संवैधानिक लाभ हो उस राज्य के मूल निवासी को प्राप्त होगा। लेकिन आज 2 दशक के बाद भी झारखंड की जो स्थिति है आप देख सकते हैं, 40% खनिज संपदा देने वाला झारखंड राज्य आज पिछड़े राज्य की गिनती में आता है। तो कहीं ना कहीं 2 दशक से जो मांग चली आ रही थी कि यहाँ का स्थानीय कौन है, आप पेन पेपर के साथ एक लाइन में लिख दीजिए। और उसके संदर्भ में जितने भी आंदोलनकारी रहे, जिन्होंने झारखंड अलग करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, जो लोग आज जिंदा हैं, उनकी मांग यही थी कि जो 1932 में कैडस्ट्रल सर्वे हुआ था उसे केंद्र बिंदु मानते हुए, और जो जिलों का अंतिम सर्वे कहीं कहीं अगर छूटा है, अगर नहीं 32 पहुंच पाया है, तो उसे आधार मानते हुए और फाइनली ग्राम सभा को कुछ शक्तियां देते हुए परंपरा के आधार पर, लोक गीत संगीत उनके आधार पर वह स्थानीयता का परिभाषित करेंगे। तो अभी जो विधानसभा में पास हो गया 1932 से, जो लोग कह रहे हैं कि चलिए इनको पारित कर दिया, तो उसमें क्या है, कुछ संशोधन होके गया है, ग्राम सभा की बात आई है कि उसी तरह से जो पहले था अनऑर्गेनाइज्ड वो चला गया है। देखिए, निश्चय ही वर्तमान में आप भले हेमंत सोरेन ने एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है, लेकिन इस संदर्भ में आपको इस बात को मानना होगा कि जो पिछले कंटिन्यू 10 महीने से आंदोलन हो रहा था, धनबाद बोकारो के कोयलांचल क्षेत्र से आंदोलन का आगाज हुआ था। हालांकि हजारीबाग आज भी अछूता है, हजारीबाग के जो लोग हैं उन्हें इस आंदोलन से परिचित अभी भी रूबरू नहीं हो पाए हैं। बिल्कुल। लेकिन कहा ही गया है कि आंदोलन का आगाज वहीं होता है जहाँ के लोग शोषित पीड़ित वंचित होते हैं। और धनबाद बोकारो ने, अगर झारखंड में सबसे ज्यादा अगर किसी ने शोषण देखा है तो धनबाद और बोकारो ने देखा है, तो निश्चय वहां से आंदोलन का आगाज हुआ था। आज गवर्नमेंट कहीं ना कहीं बैकफुट पर जा रही थी। उनके जो 3 विधायक कलकत्ता में 10-10 लाख रुपए के साथ पकड़े गए। फिर ईडी का छापा कंटिन्यू पड़ने लगा और 10 महीने से कंटिन्यू आंदोलन होने लगा, जगह जगह पर हजारों की भीड़ से लोग आंदोलन करने लगे। तो कुल मिलाकर गवर्नमेंट ने अपने आप को बैलेंस करने के लिए एक अच्छी पहल की है। हालांकि अभी इससे पूर्व भी सरना धर्म कोड जो था उसे विधानसभा में पारित किया गया था, लेकिन राज्यपाल महोदय की अनुमति के बगैर, उनके अप्रूवल के बगैर इसे केंद्र भेजा गया था और फाइनली वो ठंडे बस्ते में है। तो ठीक उसी प्रकार बेशक गवर्नमेंट ने किस परिस्थिति में लाया ये बड़ी बात नहीं है, इस नीति को लेकर आए हैं ये बड़ी बात है, ऐतिहासिक फैसला है। हालांकि जिन्होंने आंदोलन किया है निश्चय ही उस कारण इस नीति को लाने का कार्य किया है, लेकिन फिलहाल हमें लगता है अब केंद्र को भी इस पर मुहर लगाना चाहिए, क्योंकि आज 2 दशकों से झारखंड जब से बना है यहाँ के लोग प्रताड़ित हैं, शोषित है। जब जहीं देख लें, आज जहाँ जहाँ औद्योगिकरण का विस्तार हुआ, जहाँ शहरीकरण का विस्तार हुआ, वहाँ झारखंड के लोग नग्न हैं, वहाँ नहीं पाएंगे अब झारखंड के लोग। हमने अपने स्पष्ट कहा है कि जो लोग बाहरी भीतरी का बात करते हैं, हमने स्पष्ट कहा है कि 1932 के आधार पर स्थानीय नीति बनेगी और उसके आधार पर आपका 3rd और 4th ग्रेड में जो नियोजन नीति प्रभावी होगी। जबकि अगर आप इस तरह की बातें करते तो आपको जानना चाहिए भारतीय संविधान आर्टिकल 371D के अनुसार आपका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में ऐसा प्रावधान है कि 3rd और 4th नहीं, वहां तो जो भी स्टेट लेवल की नौकरियां होंगी उसमें उन राज्यों को प्रावधान है, लेकिन हम तो 3rd और 4th की बात कर रहे हैं। तो इसीलिए एक भ्रम फैलाया जाता है बाहरी भीतरी का, ऐसा कुछ बात नहीं है। तो ये बताइए, अब पिछला इंटरव्यू जो हमने लिया था अब उससे थोड़ा और आप पॉलिश्ड हो गए हैं और ज्यादा जानकारी इकट्ठा कर लिए हैं। आप कितना रिसर्च किया इसको 1932 खतियान को लेकर, अलग अलग राज्यों को लेकर, और क्या सटीक जानकारी लेकर आप इस पे बात कर रहे हैं? हाँ निश्चय ही, आप भले आप जो 371 की धाराएं बनी है उसमें लगभग 10 राज्य आते हैं जिनको विशेष प्रावधान दिया गया। 371 A, B, C, D करके J तक की जो धाराएं हैं, अनुच्छेद हैं, उनमें नागालैंड की बात करें, अरुणाचल प्रदेश की बात करें, मणिपुर की बात करें, आंध्र प्रदेश की बात करें, तो इस प्रकार भारतीय संविधान स्वयं उन राज्यों को, ताकि उन राज्यों का विकास हो, इसलिए उन्हें प्रावधान दिया गया है। तो जब हम भी चाहते हैं कि झारखंड इसे एक विशेष राज्य का दर्जा देते हुए, क्योंकि यहाँ
राज आपको दे रहा है। झारखंड राज्य केंद्र को 40% खनिज संपदा दे रहा है, कोयला से हो, अभ्रक से हो, लोहा से हो, यूरेनियम से हो, जहां जहीं से हो। तो ठीक उसी प्रकार बदले में केंद्र इस राज्य को क्या देगा? आप क्या दे रहे हैं? आप हजारीबाग से लेकर रांची तक बाहरी सांसद दे रहे हैं, यहाँ के लोकल्स के लिए आप क्या कर रहे हैं? और नहीं तो फिर या विवाद ही खत्म कीजिए, बाहरी भीतर के विवाद खत्म कीजिए। आप भारत में प्रधानमंत्री विधानसभाओं को भंग कीजिए, केवल प्रेसिडेंट का रूल रहे, केवल राष्ट्रपति इस देश में शासन करेंगे। अगर अलग राज्य है, अगर गुजरात है गुजराती के लिए, महाराष्ट्र है मराठी के लिए, बंगाल है बंगाली के लिए, बिहार है बिहारी के लिए, तो झारखंड भी झारखंडी का होगा। और दूसरी बात, लोग इस तर्क को भी देते हैं कि जिस समय झारखंड अलग हुआ था उस समय छत्तीसगढ़ अलग हुआ था और उत्तराखंड अलग हुआ था। हम उन लोगों से सवाल करना चाहेंगे, आप एक भी आंकड़ा मेरे सामने प्रेजेंट कीजिए जहां किसी का वहां नाखून उखड़ा है। हमने 88 साल संघर्ष किया है, 88,000 बलिदान दिया है। आप बगल में चले जाइए, बिशुनगढ़ प्रखंड मिलेगा, एक गांव से 7 लोगों ने अपने गर्दन का बलिदान दिया है। तो आप झारखंड आंदोलन को अन्य राज्य से आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं, अलग है वहाँ। बिल्कुल हमारा जो कंडीशन है, हमारा जो टर्म कंडीशन अलग है। बाकी हमने कभी राज्य नहीं मांगा है। एक बात फिर क्लियर कर लीजिए कि हमने बिहार से काटकर अलग झारखंड कभी नहीं मांगा है। हमने एक संस्कृति को मांगा है, हमने एक सभ्यता को मांगा है। अभी हमारे बिल्कुल ऑलरेडी हमारी एक संस्कृति थी, राढ़ सभ्यता। पुरुलिया छूटा हुआ है बंगाल का, मेदिनीपुर छूटा हुआ है, बांकुरा छूटा हुआ है, उड़ीसा का मयूरभंज क्योंझर छूटा हुआ है, छत्तीसगढ़ का आपका सरगुजा छूटा हुआ है। तो इस बात को भी क्लियर करना होगा कि हमने कभी झारखंड किसी राज्य से काटकर नहीं मांगा था, हमने एक सभ्यता को मांगा था। यहाँ के लोग जिनका बस बसाव अलग था, यहाँ के लोग जिनका रहन सहन अलग था, तौर तरीका अलग था, तो इसलिए हमने एक अलग राज्य का निर्माण करने के लिए अपने। तो यही जो 1932 जो है, इससे क्या आप चाह रहे हैं कि वो रिवैम्प हो जाएगा, पहले का जो छूट चुका है ऐसा? देखिए आप देख सकते, क्या वापस आ जाएगी? आज आप देख सकते हैं कि जैसा कंडीशन है झारखंड का, कहीं ना कहीं जिस प्रकार हम लोग इतिहास की किताब में वियतनाम और फ्रांस की कहानी पढ़ते हैं कि वियतनाम के छात्रों को जानबूझकर फेल किया जाता था ताकि वियतनाम के लोग नौकरियों में फ्रांस का बराबरी नहीं कर पाएंगे। तो ठीक उसी प्रकार झारखंड में भी साजिश हो रही है। आप देख सकते हैं जैसे जेईई का इम्तिहान एग्जाम होता है और पोस्टपोन हो जाता है, 2 चोर पकड़े जाते हैं, एक बिहार राज्य से एक उड़ीसा राज्य से, और झारखंड से भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं सिंडिकेट ऐसा काम कर रहा है कि यहाँ के लोगों का उत्थान ना हो। मतलब ये चल रहा है, बिल्कुल ये चल रहा है। तो के लोग आगे ना बढ़े। अगर ये लोग आगे बढ़ जाएंगे तो फिर मुझे लगता है कि जो भारत देश को सर्वश्रेष्ठ रेवेन्यू दे रहा है वह राज्य और उस राज्य के लोग बहुत आगे आ सकते हैं। बिल्कुल। और एक जैसे क्या आप डिबेट के लिए तैयार रहेंगे प्रदीप तिवारी जी से, जो कहते हैं कि नहीं लागू होने? देखिए पहला बात, हम तथ्य और तर्क पे डिबेट करेंगे। हम एक पढ़ा लिखा छात्र हैं, जो देश में और राज्य हैं उनकी जो संरचना है उसके आधार पर डिबेट कीजिए। अगर आप उलूल जुलूल डिबेट करेंगे तो फिर मुझे लगता है अपना समय वहां नहीं गवाएंगे, क्योंकि हम लोग बहुत ऊर्जा के साथ। एक बात बताइए, जब इस आंदोलन का हम लोग धनबाद में स्टार्ट किए थे मात्र 50 लड़का थे। हम लोग देखे कि कोरोना का गाइडलाइन है, एसएसपी का गाड़ी जा रहा है, हम लोग डरते मुख्यमंत्री के पुतला दहन किए थे, मात्र 50 लड़का थे। आज मोटा मोटी कह सकते हैं 5 करोड़ लोग हमें सुन रहे हैं, हमें वॉच कर रहे हैं। उतना तो छोड़िए, 2-3 राज्यों के मुख्यमंत्री हम खासकर मुझे वॉच कर रहे हैं। उदाहरण के लिए आपको देख सकते हैं, जिस दिन ईडी का हेमंत सोरेन को ईडी ऑफिस बुलाया गया था, उन्होंने एक नारा दिया था, कैसे लिया झारखंड, लड़के लिया झारखंड। हेमंत सोरेन 2005 से राजनीति कर रहे हैं। आप बैक जाइए, ये नारा देखिए तो कब दिए हैं, ये नारा हमारा है। मतलब वही नारा बिल्कुल। गिरिडीह के विधायक हमारे कहे बात को दोहरा रहे हैं, माननीय प्रदीप यादव हमारी बातों को दोहरा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये लोग हमें वॉच कर रहे हैं, भले ये नेग्लेक्ट कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर अंदर बोल रहे हैं लड़का बहुत तेज है। और आप देख सकते हैं 50 लड़कों के साथ धनबाद में इस आंदोलन को हम लोग खड़ा किए थे। आज पूरे राज्य ने समर्थन किया, इस राज्य के बाहर लोगों ने समर्थन किया। तो रीजन यही है कि तथ्य और तर्क। हमने आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, जब ये गहरा हो रहा था कि बाहरी भीतरी का, तब हमें बिहार राज्य के हाईकोर्ट के जज ने फोन किया था और उन्होंने कहा कि आपकी लड़ाई बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर मान लिया जाए अगर राज्यों की अपनी अपनी सीमा नहीं होगी और पंजाब का कोई पुलिस जाके अरुणाचल प्रदेश में अगर ड्यूटी करेगा तो अरुणाचल प्रदेश को हैंडल नहीं कर पाएगा। बंगाल का कोई टीचर अगर केरल में मास्टरी करने जाएगा तो केरल को हैंडल नहीं कर पाएगा। इसीलिए अलग अलग राज्य बने हैं कि अलग अलग राज्य के लोगों का उन्नति कैसे हो। उन्होंने यहाँ तक तर्क दिया कि वास्तविकता है, अगर झारखंड, यहाँ पे तो खैर मैं थोड़ा सा यहाँ पे कंट्राडिक्ट करना चाहूंगा, क्योंकि ओपन है इंडिया, तो कोई भी कहीं भी जाके नौकरी कर सकता है। फिर और उस पे ढाल सकता है। नहीं, हम उसको बता सकते हैं, भारतीय संविधान आर्टिकल 19(6) के अनुसार कोई कहीं जाके रह सकता है, बच सकता है। लेकिन फिर आपका 19(1) का 6, फिर 19(5) कहती है अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र, जिसे एक विशेष क्षेत्र का विशेष, जिसे आप 5th शेड्यूल कहते हैं, तो वहाँ आप नहीं कर सकते। वो मैं समझ गया, तो झारखंड लेकिन 5th शेड्यूल में आता है। कैपेबिलिटी पे तो सवाल नहीं उठेगा ना। जैसे हम अगर केरला जाएंगे या चेन्नई जाएंगे, अब जाते भी हैं लोग झारखंड से,
और बेंगलोर में तो क्या मेरे कैपेबिलिटी पे कमी थोड़ी आ जाएगा, मैं भी वहाँ मैं बिल्कुल उस बात का भी मैं बहुत शानदार उत्तर देना चाहूंगा। क्या कभी हमने किसी डीसी ऑफिस के बाहर जाके लड़ा लगाया कि डीसी साहब आप बाहर से हैं, गो बैक चले जाइए? क्या हमने विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में किसी प्रोफेसर को कहा है कि सर आप बाहर के हैं, गो बैक? हम 3rd और 4th ग्रेड को रिजर्व करने की बात कर रहे हैं। अब आप चपरासी भी यहाँ के लोग नहीं बनेंगे, दरोगा भी नहीं बनेंगे, पुलिस भी नहीं बनेंगे, तो क्या ये लोग हमेशा? आपका बिशुनगढ़ हजारीबाग का ही प्रखंड है, सबसे ज्यादा मैक्सिमम जो लेबर हैं जो विदेशों में जाते हैं प्रवासी, बिशुनगढ़ के बगल में है। तो क्या हमारे इसीलिए हम लोग झारखंड बनाए हैं? तो पहला बात, आपकी बातों का हमने प्रतिभा का कभी विरोध नहीं किया है। महेंद्र सिंह धोनी अन्य राज्यों के हैं, ईशान किशन अन्य राज्यों के हैं, प्रतिभा को स्थान मिलेगा। अब आप 3rd और 4th में दवा कीजिएगा, अब टेंडर में भी झारखंड के लोग नहीं आएंगे, कॉन्ट्रैक्ट में भी नहीं आने दीजिएगा, तो भाई हम वहां मांग रहे हैं। तो क्या उनपे भी असर पड़ेगा? प्रवासी मजदूर जो बाहर जा रहे हैं, वो अगर 32 खतियान लागू होगा तो क्या कंटेन कर पाएंगे हम लोग झारखंड? देखिए निश्चय ही, अगर मान के चलिए, पहला बात, उसके लिए प्रवासी मजदूर को अगर झारखंड लाना है तो उसके लिए सरकार गवर्नमेंट को अपना मिशन और विजन बढ़ाना होगा। अभी देखिए जैसी नई गवर्नमेंट आई है, इन्होंने ड्रेस का रंग बदल दिया है, स्कूल का रंग बदल दिया है। महोदय आप सिलेबस बदलिए, शिक्षा नीति को बदलिए, तब जाके आपका बदलेगा। लेकिन चूंकि वहाँ ठेकेदारी चलता है, चाहे आप जहीं जाए, किसी भी विभाग में जाए, वहाँ ठेकेदारी होता है, विभाग के मंत्री और विभाग के अधिकारियों को अच्छा पैसा मिलता है। तो इसी प्रकार का बस मीजर नहीं। अगर आप बात करेंगे लॉजिकली, झारखंड कृषि प्रधान राज्य है, हमारे पास एक फसल है। अब हजारीबाग को देखिए, हजारीबाग का उदाहरण लेते हैं, हमारे पास एक फसल है जिसे प्रमुख हम धान कहते हैं। अगर थोड़ा सा हम लोग अगर अपना मिशन को और थोड़ा सा अगर बुनियादी ढांचा को तैयार करते हुए अगर किसानों के हाथ में दूसरी फसल दे दें, यानी कहने का मतलब अगर गेहूं थमा दें, गेहूं के लिए पानी चाहिए और झारखंड मोटा मोटी डेमो से परिपूर्ण राज्य है, तो अगर हम लोग विकल्प तैयार करते हैं, धान के बाद उस किसानों के हाथ में गेहूं देते हैं, तो पलायन भी रुकेगा, रोजगार भी बढ़ेगा और कंडीशन मुझे लगता है झारखंड खुशहाल होगा। उसके बाद झारखंड पहाड़ी क्षेत्र है, आप वहां जाके पर्यटन को बिल्डअप कर सकते हैं। आप जाके जो अभी देख सकते हैं जो सरकारी बसें, मैंने हमको लगता है खंडर बन चुकी है। तो जब यही सवाल है कि जब प्राइवेट कंपनियां बसों को चलाती है तो मुनाफे में रहती है, लेकिन जब गवर्नमेंट की बसें सड़कों पर आती है तो घाटे पर क्यों जाती है? तो कहीं ना कहीं हमारे पास एक बेहतरीन हाईवे है, चारों तरफ हाईवे का जाल बिछा हुआ है। हम उस पर सरकारी सुविधा के अनुसार अगर बसों का सृजन करते हैं तो मुझे लगता है बहुत सारे रोजगार के सृजन अवसर होंगे। लेकिन उसके लिए सोचेगा कोई टेबल पर बैठ के, तब तो इन्हें फुर्सत नहीं है। वही बात है। अब जैसे एक मतलब हो गया है, अब तो 1932 लगभग पास हो गया है, केंद्र भी पास कर दी, तो जयराम में तो क्या करेंगे? हम आपके जो पोस्ट देखते हैं, सभा कर रहे हैं, जाके क्या करेंगे? किस बात पे फिर करेंगे? कहाँ किसके लिए लोगों को जगाएंगे? यहाँ आपके जो इतने लोग जो सुन रहे हैं, मैं विनोद को बोलूंगा थोड़ा दिखाएं, जो लोग सुनना चाह रहे हैं इनको, वो लोग क्या सुनेंगे फिर आप? हाँ। देखिए जब पहली बार हम लोग धनबाद और बोकारो से आंदोलन स्टार्ट हुआ था तो भाषा को लेकर था। हाँ। लेकिन जैसे ही भाषा वापस हुई, सरकार पीछे आई, हम लोग खतियान की बात किए। अब अगर खतियान की बात आई है, देखिए जब हमें ये कभी आभास नहीं था कि राज्य के लोग हम लोग को इतना उम्मीद से देखेंगे, तो इसलिए हमने कभी ये सोचा नहीं था। हम लोग तो खुद पीएचडी के हम छात्र हैं, हम तो खुद अपनी पीएचडी को लेकर काफी अपना कंसंट्रेट कर रहे थे। लेकिन बीच में हम लोग भाषा से होकर खतियान में गए और अब खतियान चूंकि मुकम्मल होता हुआ दिख रहा है, तो अभी हमारे पास बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर हम लड़ सकते हैं। चूंकि आगाज हुआ था धनबाद बोकारो से, तो धनबाद और बोकारो के औद्योगिक क्षेत्र है, इंडस्ट्रियल बेल्ट है। अब वहाँ कंडीशन होगा आपका उद्योग नीति का, वहाँ कंडीशन होगा आपका खनन नीति का, और बिल्कुल क्यों ना बात होगी। अभी कुछ दिन पहले हम हार गए थे, जहाँ जो स्थानीय डीएसपी महोदय हैं वो 12 थाना की पुलिस लेकर हमारा इंतजार कर रहे थे कि उसको अरेस्ट करना है। अच्छा। मैंने डराने के लिए कि वो बंदा यहाँ नहीं आना चाहिए। तो हम बोले ये 11 मुल्कों की पुलिस डॉन का इंतजार करती थी, फिल्मी डायलॉग है, लेकिन टाइगर का इंतजार 12 थाना की पुलिस कर रही है और हम वहाँ जाएंगे। और जाके हम पहला सवाल माइक लिए और पहला सवाल ये किए कि डीएसपी महोदय हम आ चुके हैं, अरेस्ट कीजिए, लेकिन पहला सवाल को उत्तर दीजिए, आपके पूर्वजों ने या फिर कोई आपकी फैमिली में है जिसको जमीन 2 रुपए डिसमिल लिया गया है? इससे अभी 4 गुना बड़ा है। जिस ग्राउंड में मीटिंग कर रहे थे, 2 रुपया डिसमिल ग्रामीणों से जमीन लिया गया है, और अब नौकरी देंगे बाहर को तो भाई बर्दाश्त नहीं होगा। तो हमने जमीन दिया, बिल्कुल यही झारखंड में यही हो रहा है, झारखंड में यही हो रहा है। इससे 4 गुना बड़ा है आपका जिस ग्राउंड में हम सभा करने के लिए गए थे। 2 रुपया डिसमिल, पढ़ने वाले छात्र से पूछिए 2 रुपया डिसमिल, ये लोग भी जानते हैं जमीन का दर्द और पढ़ाई लिखाई का दर्द। 2 रुपया डिसमिल हमारी जमीनों को वहां अधिग्रहण किया गया है। चांडिल डैम जाइए, वहां 1.5 रुपया डिसमिल अधिग्रहण किया है। आप बीएसएल में जाइएगा तो कहीं 50 पैसा, कहीं 60 पैसा डिसमिल जमीन लिया गया है। इतना बड़ा बड़ा जमीन कोड़ी के भाव हमारा लिया गया है। तो यदि उस जमीन पर उद्योग खड़ा होगा, यदि उस जमीन पर कोई फैक्ट्री लगेगा, तो अगर हम वहां प्राथमिकता की बात कहेंगे तो क्या गुना है? तो इसलिए खतियान नीति के बाद हम लोग उद्योग नीति की ओर बढ़ रहे हैं। उसके बाद हम लोग कोयला और खनन नीति पर बात करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम कोयला राज्य को झारखंड राज्य से सृजन होता है। बिल्कुल, मतलब अभी आंदोलन और देखना बाकी है। लेकिन एक बात और आपको बता दूं कि 1932 खतियान से शुरू हुआ है इनका आंदोलन, और
लार्जर देन लाइफ हम कह सकते हैं, इनका एक नाम हो गया है। कन्हैया कुमार को हम लोगों ने देखा था जेएनयू में एक भाषण दिया था 45 मिनट का जेल से निकलने के बाद, और वैसा ही भाषण अब उस तरह का भाषण, मतलब भाषण में जो पावर है, जो स्किल है, वो जयराम महतो जी के भाषण में दिखता है जब गांव-गांव में जाते हैं। तो क्या जो इमेज बन रहा है एक जयराम महतो का इतने कम टाइम में, क्या अंदर से क्या लग रहा है, मतलब एक अलग अपार्ट फ्रॉम दिस बाहर निकलते हैं? देखिए, मैंने बिल्कुल काफी एक सालों में बहुत प्रेम मिला, काफी समर्थन मिला, और लगभग 359 सभाओं को मैंने किया। मुझे लगता है 359 सभाएं देश के प्रधानमंत्री जीवन काल में, आप मोदी जी को कम्पीट कर रहे हैं। जीवन काल में नहीं किए होंगे। मैंने इन एक साल के कार्यकाल में लगभग 359 सभाओं को किया, और किसी सभा में मैंने एवरेज 2.5 घंटा से कम स्पीच नहीं दिया हो, और 2.5 घंटा कंटिन्यू लोग एक पांव पर खड़ा होकर सुने हैं। क्यों सुने हैं? शोषित लोग हैं, वंचित लोग हैं, पीड़ित लोग हैं। हम भगत सिंह ने एक लाइन कहा था कि गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो, ये जंजीरों को तोड़ देंगे। तो हम विशेष कुछ नहीं बोल रहे हैं, बस हम बता दे रहे हैं कि झारखंड का भविष्य क्या होगा। लड़ना या ना लड़ना आपको तय करना है। बिल्कुल, तो देखिए, लड़ना या ना लड़ना आपको तय करना है। और 329 सभाएं एक साल के अंदर बहुत बड़ी होती है, और यही कारण रहा है कि लोग इतना इनके पेज पे आते हैं, इनको फॉलो करते हैं, और जब सभा करते हैं यहाँ तो काफ़ी भीड़ होती है। 1932 खतियान तो विधानसभा से पास हो गया है, आगे देखेंगे ये पास होगा कि नहीं और झारखंड में लागू होगा कि नहीं। लेकिन जयराम महतो जी जो बता रहे हैं कि आगे की रणनीति क्या रहेगी वो करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग बात कर रहे थे 1932 खतियान से निकले एक हीरो कह सकते हैं आप, जयराम महतो जी, और वह हजारीबाग आए थे। हजारीबाग में कम है पकड़, लेकिन अब यहाँ भी शायद आंदोलन की बिगुल बजेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे सहयोगी तमीम फैदी के साथ मैं वेल्स ग्राउंड में जयराम महतो जी के साथ। धन्यवाद। जोहार हजारीबाग। जोहार हजारीबाग। बहुत बहुत धन्यवाद। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ, उन्होंने भी इस आंदोलन को भरपूर सहयोग दिया है। वरना आज के दौर में चूंकि इस आंदोलन में हमारे पास कोई साधन सुविधा नहीं थी, लेकिन गांव-गांव तक जाकर अगर हमारी बातों का प्रचार प्रसार हुआ है तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का, डिजिटल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। डॉक्टर अम्बेडकर ने भी कहा था कि विचारों का यदि प्रचार नहीं होगा तो विचार मर जाएंगे। तो कहीं ना कहीं हमारे विचारों को प्रचार करने में आपके तमाम जितने भी चैनल्स हैं उन सभी का हम आभार करते हैं। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का कोटि कोटि धन्यवाद। बिल्कुल।